क्या हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और हिमायत को काउंटर करने का एक ही हल रह गया है और वो पाबंदी है? सुप्रीम कोर्ट ने जब से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं तब से हुकूमती गुस्सा और उस गुस्से में बड़े सियासी फ़ैसले हम देख रहे हैं। जी हाँ, गुस्से में किए गए फ़ैसले, इन सीटों के नंबर गेम से हुकूमत को बज़ाहिर कोई अब ख़तरा तो नहीं है, यानी अगर इत्तेहादी साथ खड़े रहें तो हुकूमत गिर नहीं सकती, लेकिन फिर भी हुकूमत गिरने और इसे बचाने की बहस क्यों छिड़ गई है? बहस हो रही है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान होगा, जबकि आला अदलिया भी इसे अब एक सियासी हकीकत मान चुकी है। बहस हो रही है कि मखसूस सीटों पर आइन को रीराइट किया गया या इलेक्शन कमीशन की गलतियों को दुरुस्त किया है। बहस हो रही है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है या दहशतगर्दी में मुलव्वस एक सियासी जमात। बहस हो रही है कि रियासती कबूलियत कब तक मकबूलियत के आगे खड़ी रहेगी। बहस हो रही है कि आलमी इदारे क्यों तहरीक इंसाफ की हिमायत में निकल रहे हैं। बहस ये भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर हुकूमती इत्तेहादी क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है। बहस हो रही है कि इदारों के दरमियान टकराव की कैफियत का नतीजा क्या वाकई किसी इमरजेंसी का ख़तरा पैदा कर सकता है। ये बहस हो रही है कि क्या 2/3 अक्सरियत वाली आइनी तरमीम का वाकई कोई प्लान ज़ेरे गौर था जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चौपट हो गया है। इन बहसों पर हम भी बहस एक छेड़ते हैं। इसी पर मुझे बात करनी है। मैं ज्वाइन करूँगी सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद हुसैन साहब, हुकूमत कहती है, आज ख्वाजा आसिफ साहब कल ये मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ये फ़ैसला हमने प्री मैच्योर डिक्लेयर किया है, कंसेंसस क्रिएट किए बग़ैर हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। ये जो मायूसी, ये बुखलाहट हम देख रहे हैं, जजिस पर कभी जानिबदारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, कभी पीटीआई पर लोगों पर आर्टिकल 6 लगाने के ऐलानात हो रहे हैं। ये इतना खौफ में क्यों मुब्तला है हुकूमत? देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ भी कहें, मैं ख्याल ये कि उनको अंदाज़ा शायद हो गया था कि इसकी मुखालफत हो रही है। इसमें मैं ख्याल उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रीमेच्योर ये अनाउंसमेंट था। लेकिन सबको पता है कि जब ताउला तारड़ साहब ने ये ऐलान किया था तो वो बगैर किसी गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक नहीं किया था। और मैं समझता हूँ कि ये जो ऐलान किया था वो एक उनकी बौखलाहट का नतीजा थी। और मेरा ख्याल ये कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो उनके लिए खासा एक शॉकिंग फैसला था। अब मसला ये आता है कि उस पर आप चाहे कोई बात करें, लेकिन एक हकीकत है कि एक बड़ी सियासी पार्टी जो कि इलेक्शन में बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो पाबंदियां थी उसके ऊपर, जो ना ही उनको पीटीआई वालों को जो है कभी आपने पूरी तरह कैंपेन करने की इजाज़त दी, और फिर उसके जो कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुए थे वो भी हमें पता है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ऐसी पार्टी को आपने इसके सिंबल से महरूम कर दिया था। उसके बावजूद भी जो नताइज निकले हैं वो तो अलग छोड़ दें इसको कि बहुत बड़ी बहस है कि इलेक्शन के नताइज सही थे या नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी, जो इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी अगर आप देखें तो एक पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभर के आई थी। बल्कि एक वक्त में जो आप देखेंगे जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, रिजर्व सीटें जो 70 के करीब बनती हैं, उसमें अगर आप उसको मिला लें तो शायद उसके बाद जो है पीएमएलएन को एक हद तक जो है बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन अब बात यही आती है कि जो जजेस का फैसला था वो सिर्फ ये नहीं था कि पिटीशन क्या थी, बल्कि एक हद तक जो गलतियां होती रही, जो कि जिसकी बुनियाद पे तमाम चीजें होती रही, कि एक बड़ी पार्टी को आपने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से अलग करने की कोशिश की और उसके बाद जो उसका हक है एक पार्लियामेंट्री पार्टी का वो भी खत्म किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बुनियादी चीज थी। और उसके बाद जो है अब आप समझते हैं कि गलतियों को दुरुस्त किया है, गलतियों का अजाला हुआ है, ना कि आइन को रीराइट किया है? नहीं, देखिए आइन की क्या चीज हो, आइन वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, उसके साथ साथ वो भी देखती है कि कहाँ पे जो एक लिहाज से जो डिस्टॉर्शन हुई है, आइन में जो डिस्टॉर्शन हुई है, जो किसी नतीजे में एक पूरा एक लिहाज से क्राइसिस पैदा हुआ है, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो मसला ये आता है कि ये कहना कि आइन को रिराइट किया, ये बताइए जरा कि किस तरह से आइन को रिराइट किया है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस पे खुश हैं कि आपको एक ऐसी पार्टी की सीटें आपको मिल जाए जिसका आप जो है एक हद तक आपको कोई राइट नहीं मिलता है, तो वो कैसे कानूनी तौर पे जायज हो जाती है। एक और चीज भी आती है, अब उसका एक अंदाजा लगाइए कि न सिर्फ कौमी असेंबली में
बल्कि ये कि आप पिशावर में भी केपी में भी देख लें, एक ऐसी पार्टी जिसको 2 सीटें मिली उसको 5 सीटें रिजर्व सीट में मिल गई। अब ये चीजें, ये आप मुझे बताइए किस आइन और किस कानून के तहत ये कुछ हुआ था? तो ये लोग सवालात तो बहुत उठाते हैं, लेकिन उसमें जरा बौखलाहट 2/3 अक्सरियत की महरूमी की वजह है। जो प्लानिंग थी, जैसे जजिस के हवाले से एक पैकेज जो तैयार था उनके रिटायरमेंट के हवाले से, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से के हवाले से, ये मायूसी बुखलाहट उसका नतीजा है कि उस पर पानी फिर गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? ये उस बुखलाहट का नतीजा है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो बौखलाहट थी उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी रिजर्व सीट होने के बाद, जो है अब वो जो है वो खत्म हो गई है। अब मसला ये आता है कि शायद उनके जहन में एक तो जुडिशल जो रिफॉर्म की बात करते हैं वो एक चीज़ थी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है। 2/3 मेजॉरिटी जब किसी हुकूमत के पास हो जाए तो फिर और भी बहुत सारी तब्दीलियां ला सकती है। लेकिन एक और चीज़ भी आती है, इसको लोग बात नहीं कर रहे कि इस फैसले के बाद एक पूरा पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। इससे एक और आईनी सवालात भी पैदा हो गए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, सेनेट के 50 सीटों के इलेक्शन हुए थे चंद हफ्तों पहले, 2 अप्रैल, और आज तो अब मसला ये था कि वो इलेक्टरल कॉलेज उसका क्या था? उसका इलेक्टरल कॉलेज वही था कि सूबाई असेंबलियां और नेशनल असेंबली और सेनेट मिलके जो है ये इलेक्टरल कॉलेज बनती थी। अब जब सीटों की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, न सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि प्रोविंशियल असेंबली में भी उसके असरात पड़ेंगे, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक इलेक्टरल कॉलेज जो कि पूरी तरह नहीं बन सकी थी, उसके तहत जो इलेक्शन हुए क्या वो लीगल है या नहीं है? और ये सवाल हम बहुत से कानूनी माहिरीन से पूछ चुके हैं। एतजाज साहब से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर मखसूस नशिस्तें उनके पास ही तो ऐसा तो नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन रुक जाते या हो जाता। और भी बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि उस टेन्योर को सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया ताकि मज़ीद आईनी बहरान पैदा ना हो। देखिए, अब देखता है कि क्या होता है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती सबसे ज़्यादा ये है कि जो कोई सियासी जो मसाइल होते हैं वो सब के सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और इसी की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट एक कंट्रोवर्शियल बन जाती है। क्योंकि जब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, एक पार्टी के जो है खुश होती है, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ बात करती है, और मेरे ख्याल ये खतरनाक सूरत हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पार्लियामेंट को जिस तरह से काम करना चाहिए था एक लीगल तरीके से, और सबसे एक बुनियादी चीज आती है कि जब एक हुकूमत पे, एक पार्लियामेंट पे जो है उसके क्वेश्चन खड़े हो जाए कि लेजिटिमेसी के बारे में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मौजूद है कि जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो फिर जो है पार्लियामेंट इररेलेवेंट बन जाती है। उसी के नतीजे में अगर देखें कि तमाम के तमाम मसाइल, दुनिया में कहीं नहीं होता है कि जो सियासी मसाइल हो वो सारे के सारे जो है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे आला जो अदालतों में जाएं। और यही पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो हम देखते हैं कि एक क्राइसिस आया हुआ है, एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक कार्रवाई जो एक लिहाज से कंट्रोवर्सी में हो जाती है, उसका नतीजा यही होता है। अब आप देखेंगे जी, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो बातें हो रही हैं, वाडा साहब भी बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पैसा भी चलता है, जोड़ तोड़ की सियासत भी चलती है, ये आपको भी पता है। तो ये इस बात के कितने इम्कानात हैं? अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, 2/3 अक्सरियत का एक ही रास्ता है, अब वो ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और लोग उधर चले जाएं। आपको इस पर कितनी पॉसिबिलिटी लगती है? देखिए, सब कुछ पाकिस्तान में होता रहा है। आपने इलेक्शन से पहले भी देखा था कि किस तरह से लोग गायब कर दिए जाते थे पीटीआई के, फिर उनको जो है इसमें टीवी पे हाजिर किया जाता था, जहां पे वो जो है वो अपने आप को अलहदा कर लेते थे। ये तो वो है, लेकिन क्या उसके नतीजे में पार्टी खत्म हुई? नहीं हुई।